आटा सानने जा रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। ये भी नहाने जा चुके थे। मजबूरन मुझे ही उठना पड़ा। हेलो, मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा। उधर से मिसेस कुमार चहकी। कौन? भाभी जी बोल रही हैं? वाह साहब, आपने तो हमें भुला ही दिया। मैंने एक जवाबी उलाहना दिया। आपने भी तो इस बीच कभी याद नहीं किया। दरअसल इस समय मेरा सारा ध्यान घड़ी पर था। उधर कुकर सीटी पे सीटी दिए चला जा रहा था और उनका प्रेमालाप खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने मेहरी को गैस बंद करने का इशारा किया और बेजारी से पूछ ही लिया, कहिए आज कैसे याद किया? फौरन वे असली बात पर आ गई। वो आपकी भांजी या भतीजी है ना? और उसकी शादी हो गई क्या? कौन सी भांजी? मैं जानबूझकर अनजान बन गई। तो उन्होंने कहा, वो आपकी 4 बेटियों वाली ननद नहीं है? उनकी बिटिया, वही जिसका रिश्ता आप सुनील के लिए लाई थी। अच्छा, नीता की बात कर रही हैं? हाँ, शादी तो उसकी अभी नहीं हुई है। किस लिए पूछ रही हैं आप? तो उन्होंने बोला, अरे अपने कौन 10-5 हैं, एक ही बेटा है, उसी के लिए पूछ रही थी। तो मैंने बोला, लेकिन सुनील को तो वह लड़की जरा भी पसंद नहीं थी। वह तो उल्टे मुझ पर बिगड़ रहा था कि क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि राह चलती किसी भी लड़की को ब्याह लूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे आप भी भाभी लड़के की बात को दिल से लगाए बैठी हैं। उसे कोई अक्ल भी है? भला बताइए, हिंदुस्तानी लड़कियों का रंग दबा हुआ नहीं होगा तो क्या मेम जैसा होगा? मुझे बहुत ताव आया। उस समय तो ये श्रीमती जी ही सबसे ज़्यादा मीन मेक निकाल रही थीं। अब कैसी भली बन रही हैं। उसी समय मेरे पति बाथरूम से निकले। मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा, मिसेस कुमार 10:15 हो रहे हैं, इन्हें खाना दे दूं, फिर दोपहर में इत्मीनान से बात करेंगे। और मैंने फ़ोन रख दिया। मेरे पति ने पूछा कि किसका फ़ोन था? मिसेस कुमार का। मैंने लापरवाही से कहा, क्या कह रही थी? यूं ही इधर उधर की हाँक रही थी। पता नहीं लोगों को सुबह सुबह इतना वक्त कैसे मिल जाता है। यहाँ तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। असली बात मैं जानबूझकर छुपा गई, नहीं तो ये अभी भागे भागे अपनी जिज्जी के पास पहुँच जाते। इस रिश्ते के गोरख धंधे में पिछली बार इन कुमार लोगों ने इतने कटु अनुभव दिए थे कि फिर से उन्हें दोहराने का मन नहीं था। एक तो लड़के ने मुझे अपमानित किया था, फिर मिसेस कुमार का रवैया भी अच्छा नहीं था। इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने के लिए जब हमने अनुरोध किया तो वे छूटते ही बोले, अरे क्या विचार करें भाई, आपके जीजा जी तो खुलकर कुछ कहते ही नहीं हैं। आखिर कुछ पता भी तो चले कि उनकी मंशा क्या है, वो कितना देंगे। ये सुनकर मेरा तो खून खौल गया था। जीजा जी बेचारे क्या बताएंगे? आप ही अपनी बोली बता दो। आपका तो इकलौता बेटा है, उनकी तो 4 हैं। आप पहले मुंह से कुछ फूटो तो सही, फिर वे बेचारे मोल भाव करेंगे। और मान लो 10-20 हज़ार की घटबढ़ हो भी गई तो क्या लड़की का रंग बदल जाएगा? क्या वो गोरी हो जाएगी? मैंने दोपहर को जानबूझकर फ़ोन नहीं किया। रात को उन्होंने फिर फ़ोन किया। दुर्भाग्य से इन्होंने ही उठाया। फ़ोन रखते हुए इनका चेहरा तमतमा गया था। उन्हें बहुत गुस्सा आया। सुबह मिसेस कुमार ने नीता के लिए पूछा था। मैंने बोला, कुछ कह तो रही थी, पर मैं उस समय इतनी हड़बड़ी में थी कि ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। सोचा था दोपहर को बात कर लूँगी, पर याद ही नहीं रहा। ये कड़वाहट भरे शब्दों में बोले, याद क्यों रहेगा? बेटी की माँ होती तो तुम्हें ये बात समझ में आती। तुम तो बेटों वाली हो ना, तुम्हारी तो ऊंची नाक है। रात भर बेवजह ये मुझसे मुंह फुलाकर रहे। फिर सुबह वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। चाय पीकर ये तुरंत दीदी के यहाँ पहुँचे। वहाँ पता नहीं क्या खिचड़ी पकाई इन लोगों ने। शाम दफ्तर से जल्दी लौटकर फिर गाड़ी लेकर निकल गए। रात 9 बजे घर लौटे तो दीदी और जीजा जी भी साथ। दोनों बड़े खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, लो भाई मुंह मीठा करो, नीता की शादी पक्की कर दी है। जीजा जी ने मिठाई का डब्बा मेरे सामने करते हुए कहा। मैं चौंक गई। शादी इतनी जल्दी? और आपने पक्की भी कर दी? तो जीजा जी बोले, जल्दी कहाँ सुमन, समझ लो कि थोड़ा लेट ही हो गई है। अगर रिटायरमेंट से पहले सबको निपटाना है तो थोड़ी फुर्ती तो करनी होगी। और अब देखो ना, तुम्हें भी कमर कस लेनी है। यहाँ वहाँ का प्रोग्राम मत बनाना। कुल जमा 1.5 महीने ही तो रह गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, आप लोगों ने इतनी जल्दी तारीख भी तय कर दी? अभी अभी तो उसकी सरकारी नौकरी लगी है, कुछ दिन आप भी उसका सुख भोगते। तो जीजा जी बोले, अरे लड़कियों की नौकरी का कैसा सुख, वो तो एक बोझ है, बोझ। और क्या पता उन लोगों के भाग्य से ही ये नौकरी लगी हो, नहीं तो 4 साल से उस फटीचर स्कूल में पढ़ा रही है। और सच पूछो तो ये करिश्मा इसी नौकरी का है, नहीं तो पलट कर कोई देखता भी नहीं। तो मैंने पूछा, मतलब? तो जीजा जी बोले कि अरे वो मेरे कलीग है ना मिश्रा जी, कुमार साहब की कॉलोनी में ही रहते हैं। आते जाते दुआ सलाम होती रहती है। जैसे ही नीता की नौकरी लगी, मिश्रा जी बोले कि देखो
क्या चक्कर चलाता हूँ, वे लोग खुद तुम्हारे दरवाजे आएंगे। मैंने उत्सुकता से पूछा, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो जीजाजी बोले, आते जाते उन्हें पट्टी पढ़ाते रहे। बोले कि लड़का आपका बिजनेस में है तो बहू नौकरी वाली लाइए, कम से कम एक की आमदनी तो पक्की हो। फिर रिटायरमेंट का डर दिखाते रहे। बोले कि आज तो ऐश कर रहे हो, सरकारी मकान है तो कोई फिक्र नहीं है, कल को रिटायर हो जाओगे तो सड़क पर आ जाओगे, इसीलिए बहू ढूंढो तो सरकारी नौकरी वाली ढूंढो, कम से कम मकान की तो सुविधा हो जाएगी। बस इसी तरह ठोक पीट कर अपनी बात कहते रहे। फिर जब देखा कि लोहा गर्म हो गया है तो धीरे से कान में नीता की बात डाल दी और लड़का राजी हो गया। अरे होता कैसे नहीं, 2 साल से लड़कियां देख रहा था। साल भर पहले तो हम ही लोग गए थे, उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अब ये हेमा मालिनी क्या ऐसे टट पूंजियों से शादी करती? उन्हें चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर। माँ बाप ने साफ कह दिया, हाँ करते हो तो यहाँ बात चलाते हैं, नहीं तो तुम्हारी तुम जानो। आखिर हमें बेटियों की शादी करनी है, तुम्हारे पीछे कब तक हलकान होते रहे? बस अल्टीमेटम मिलते ही हजरत सीधे रास्ते पर आ गए। मैंने दबी जबान में कहा कि आपने एक बार नीता से तो पूछ लिया होता। तो जीजी बोली, कमाल करती हो बहू, क्या इतना बड़ा कदम हम उसकी मर्जी के बिना उठा सकते थे? और वो हमारा वाला जमाना थोड़े ही रहा है कि जिसके साथ माँ बाप ने हाँक दिया चुपचाप चले जाओ। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। नीता के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, शादी के लिए मरी जा रही हो जैसे। अरे एक बार मना करके तो देखती, बच्चों को पता तो चलता कि किसी के द्वारा नकारे जाने की पीड़ा कैसी होती है। मैं मन ही मन उबल रही थी, पर अपना आक्रोश प्रकट करने का कोई भी साधन नहीं था। सभी लोग शादी की तैयारियों में डूब गए, नीता के मामा भी। उस उत्साह को देख देख कर मुझे आश्चर्य हो रहा था। साल भर पहले इन्हीं लोगों ने नीता के रूप रंग को देखकर मुंह बनाया और एक टका सा जवाब दे दिया था। उसकी नौकरी की भनक लगते ही खुद उन्हीं लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया है। ऐसे स्वार्थी और लालची लोगों के यहाँ बेटी ब्याहने से अच्छा है वह कुंवारी ही रह जाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे सबने अपना आत्मसम्मान ताक पर रख दिया था, और नीता ने भी। उस दिन शायद रविवार था। दोपहर को रसोई समेट कर लेटी हुई थी कि कॉलबेल बजी। भुनभुनाते हुए दरवाजा खोला, सामने नीता खड़ी थी। मैंने बेजान सा स्वागत करते हुए बोला, महारानी इतनी धूप में कहाँ से चली आ रही हो? तो नीता ने बोला, जरा बाजार तक गई थी, उसने बेवजह शर्माते हुए कहा। फिर इत्मीनान से सोफे पर बैठकर उसने थैले में से कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा डिब्बा निकाला। उसमें सफेद झक ऊन के 10 गोले थे। मैंने प्लास्टिक के बैग को ध्यान से देखा। उस पर शहर की सबसे बड़ी और महंगी दुकान का नाम था। दीदी की चारों लड़कियां सिलाई बुनाई में बड़ी होशियार हैं, पर उन्हें हमेशा फेरी वाले के ऊन पर ही संतोष करना पड़ता है। इतनी महंगी दुकान का तो वे सपना भी नहीं देख सकती। लगता है शादी की खुशी में नीता ने लंबी उड़ान भरी है। मैंने उससे पूछा, कार्डिगन बुन रही हो क्या? तो उसने बोला कि जी नहीं, पुलोवर। उसने फिर शर्म से लाल होते हुए कहा, और मुझे अपनी ही बेवकूफ़ी पर तरस आ गया। या तो मुझे ऊन का रंग और नीता का चेहरा देखकर ही समझ लेना चाहिए था कि यह भावी पति के लिए तोहफा तैयार किया जा रहा था। पता नहीं सब लड़कियां होने वाले दूल्हे के लिए सफ़ेद स्वेटर ही क्यों बुनती हैं। शायद इसलिए कि फिर बाकी की ज़िंदगी में ऐसी शांति कायम रहे ना रहे। नीता कह रही थी, मामी जी वो पिछले साल आपने कुणाल का स्वेटर बनाया था, उसकी डिज़ाइन याद है? अपने घर के डिज़ाइन रिपीट करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, पर नीता को मैं मना भी नहीं कर सकती थी। 13 लाइनों वाला मुश्किल पैटर्न था, पर उसने 1-2 बार में ही सीख लिया। फिर मुझसे फंदे भी डलवा लिए और एकदम उठकर खड़ी हो गई और बोली, अब चलूँगी मामी जी। अरे वाह, ये अच्छी शराफत है। एक तो मेरी नींद खराब की, अब यह भी नहीं कि 1 कप चाय ही पिला कर जाती। बेचारी फौरन किचन में चली गई। जब तक चाय बनी मैंने उसके लिए नाश्ता लगा दिया, पर मैंने देखा कि खाने में उसका ज़रा भी ध्यान नहीं था। वह बस कुतर रही थी। शायद उसे घर जाकर स्वेटर शुरू करने की जल्दी हो रही थी। इतने दिनों से मेरे मन में जो बात उमड़ घुमड़ रही थी, उसे कहने का आज ही मौका था। आज उसके मामा जी भी घर पर नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे। तो मैंने बोला, नीता। मेरे गंभीर स्वर से वह एकदम चौंक पड़ी, टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। तो मैंने बोला, नीता हम तुमसे बहुत नाराज़ हैं। तो उसने बोला कि क्यों मामी जी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस शादी के लिए हाँ कर दोगी। पिछले साल इन्हीं लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था। कम से कम एक बार इनकार का मुंह तोड़ जवाब तो देती। कोई भी स्वाभिमानी लड़की यही करती। सच बताओ, क्या शादी तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी थी कि उसके लिए तुमने अपने आत्मसम्मान को ही ताक पर रख दिया? या सेल्फ रिस्पेक्ट का तुम्हारे लिए कोई महत्व ही नहीं है? बेचारी नीता सर झुकाए चुपचाप मेरा भाषण सुनती रही। मैं दीदी जीजा जी को दोष नहीं देती, उनकी अपनी समस्याएं हैं, विवशताएं हैं, पर तुम तो तनकर खड़ी हो सकती थी। अब तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी की मोहताज भी नहीं हो, पर तुम तो इस शादी के नाम से ऐसे खुश हो रही हो कि देखकर तरस आता है।
बहुत देर बाद नीता के मुंह से आवाज़ निकली, मामी जी आप सच कह रही हैं। सचमुच मैंने अपने आत्मसम्मान को ताक पर रख दिया है, क्योंकि वह बहुत महंगी चीज़ है। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगी। अगर मैं मना कर देती तो जानती हैं क्या होता? मेरी कुंडली और फोटो लेकर पापा कल से फिर चप्पल चटखाते घूमते, 10 लोगों की चिरौरी करते, 10 लोगों के हाथ जोड़ते, 10 लोगों की गालियां सुनते, 10-20 लोगों के सामने मेरा प्रदर्शन होता, 10-20 नकार कर और झेलने पड़ते। मेरी शादी ना करने से ही समस्या हल हो जाती तो मैं खुशी से कुंवारी रह लेती, पर मेरे मना करते ही घर में कोहराम मच जाता। पापा का बीपी बढ़ जाता, माँ रो रो कर घर भर देती, बहनों की शादी में 100 मुश्किलें खड़ी हो जाती। इसलिए मुझे मन पर पत्थर रखकर यह अपमान का घूंट पीना पड़ा है। शायद यही हम जैसों की नियति है। और आप जिसे मेरी उमंग और खुशी समझ रही हैं, वह तो एक राहत का एहसास है। अपने माँ बाप का कम से कम एक बोझ तो मैंने कम कर दिया। अब वो कुछ दिनों के लिए तो तनाव मुक्त रह सकते हैं। कहते कहते उसका गला भर गया। अपना सारा सामान समेट कर वह एक झटकी के साथ उठ खड़ी हुई और चल दी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैं उसे आवाज दे सकी। उसके जाने के बाद बड़ी देर तक मैं पत्थर बनी कमरे में बैठी रही। मन ही मन में अपने आप को बार बार कोसती रही कि क्यों मैंने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी, क्यों मैंने उसके सुख के स्वाद को कड़वा कर दिया।